हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जो कि 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ अभी जो जल्दी 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का, जो गणित का हुआ है, मैं इसका पूरा आपको सॉल्व बताऊंगा। मतलब कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है, कैसे लगाना है, और आपको पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा है 2025, ये इसलिए लिखा गया है, ये हुआ है 2026 में, ठीक है ना पेपर, लेकिन यहाँ लिखा गया है 2025, क्योंकि ये जो बैच था वो 2025 का था, इसलिए 2025 लिखा गया, लेकिन ये प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है प्री बोर्ड। ठीक है ना, ये प्री बोर्ड का पेपर है, अभी जल्दी हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कहा था 2⁻³ × 3 × 5 और तथा 2⁻³ × 3 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम इसका लगाने का तरीका मेरे पास दो मेथड है। मैं आपको जो सबसे सरल मेथड है इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके कराऊंगा। देखिए यहाँ 120 होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका ट्रिक भी बताऊँगा और कैसे होगा ये भी बताऊँगा। ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इसका, देखिए 8 होगा, मतलब 8 होगा, और 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120 होता है। ठीक है ना, 120। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब बताइए क्या अगर हम 24 से उसको डिवाइड करें तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर पहले इसको काट के छोटा कर ले तो यही पता चल जाएगा। ये 12 से 12 1 जा 12 और ये 0 लगा देंगे। इसको 12 से डिवाइड कर लिए तो ये हो जाएगा 2, और इसको 5 टाइम्स में, यानी 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला था वो बड़े वाले को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब यही बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ये था इसका ट्रिक, शॉर्ट मेथड था। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही लगाया गया है। तो देख ले सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वही मैंने यहाँ उतारा हूँ। अब देखिए इसका जो आंसर होगा इन दोनों का, जब एलसीएम लेंगे तो देखिए जो सबसे बड़ा पावर होता है उस पावर को लिया जाता है। देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा पावर ये है। मैंने एक मेथड तो बताया है और दूसरा मेथड यहाँ पर देखिए, जिसका जैसे 2 की पावर या 3 है और 2 की पावर या 3 है, तो दोनों की पावर 3 है, तो मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बड़ा एक कोई एक ले लीजिए। इन दोनों में देखिए 2 बार 3 3 है, तो एक बार 3 लेना है, और 5 जो है अकेला उसको लेना है। तो मतलब अगर कहीं भी जोड़ा बनेगा, देखिए इसका 3 बार जोड़ा बनना है तो तीनों ले लेंगे, इसका एक बार जोड़ा बना तो एक बार लेंगे, इसका जोड़ा नहीं बना तो भी ले लेना है। एलसीएम में ही इसमें मतलब देखना रहता है कि जिसका जोड़ा नहीं बना तो उसको भी लेते हैं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 × 40 और 40 × 120, तो 120 ऐसे भी, जैसे मैं तरीका बताया वैसे भी देख सकते हैं कि मतलब छोटे वाले से बड़े वाले काटते अगर पूरा पूरा कट गया तो मतलब बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए ये कह रहा है कि 2 - √3 है, क्या है एक, तो इसमें देखिए यहाँ पर बोला था क्या है, तो बताना है पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, या अपरिमेय है, या परिमेय है, या पूर्ण संख्या। तो देखिए मैं इसका मेथड बता रहा हूँ। ये जो है अंडर रूट वाली हमेशा अपरिमेय होती है। ठीक है ना। जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो हमेशा अपरिमेय होती है। किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में कोई भी अगर अपरिमेय संख्या जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, तो वो भी अपरिमेय बन जाता है। इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए 98 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 1 कर देगा, 2 9 18, फिर 7 से 7 7 29 49 और 7 1 7। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जो किसी से, ये देखिए जिससे मैंने काटा हूँ ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या देखिए काटने के लिए कभी बोले ना तो आपको क्या यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 5 यूज करना है और 7। इसी लगभग इसी संख्या से 7 संख्या लगभग कट जाती है। इन सबको अभाज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी दूसरे से कटेंगे नहीं, तो यही अभाज्य। अब देखिए 2 एक बार लिखेंगे और 7 2 बार है, तो इसलिए इसका पावर ऐसे दिया। अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो ऐसे लिखा होगा 2 × 7 × 7, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो ऐसे। तो आपको जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर टिक लगा देना। ठीक है ना। आप कहीं 2 की पावर यहाँ 2 दे दे और यहाँ 7 एक बार दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो 7 2 बार है, इसलिए इस पर देखना है कि कहाँ पावर 2 है, इस पर लगाना था। ठीक है। अगला देखिए, अगला द्विघात बहुपद जो है 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो देखिए शून्यकों का योगफल या गुणनफल क्या है, तो बहुत आसान होता है। यहाँ ये क्या होता है, आगे वाले को ये मानते हैं, इसके x² के आगे वाले को ये मानते हैं, x के आगे वाले को b मानते थे, माइनस में था माइनस लिया, और c ये जो होते हैं इसको c मानते हैं। अब शून्यकों का योगफल पूछा था, तो योगफल बड़ा होता है α × β = -b/a। तो ये माइनस ऐसे रहेगा, और b का मान माइनस है तो माइनस रहेंगे, a का मान कितना है 4, तो 4 ये माइनस प्लस होगा, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो एक पे टिक लगाना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है समीकरण 2y = 3x - 1 और 2x + 3y = 5 का एक हल है। तो देखिए y = 3x - 1/2। ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम इसका y का मान निकालें तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पहले से एक समीकरण था। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को जो मान निकाला हूँ यहाँ से y का मान, इस y का मान उठा के मैं यहाँ पर रख दूँगा इसकी जगह। तो ठीक है ना। तो 2x ऐसे रहेगा और यहाँ 3 से रहेगा, y का मान हम यहाँ रख देंगे, 3x - 1/2 = 5। तो यहाँ पर देखिए 2x
और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 इक्वल टू 5 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसका देखिए मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 9x और माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा। और इसका यहाँ जब गुड़ा हो जाएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर अभी तक नहीं गया था, जब तक इधर था नहीं जाएगा, जब क्रॉस में कर देते गुड़ा उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, एक्स वाले दोनों जोड़ लेंगे और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, अल्फाबेट वाले की एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ। अब ये 13 जाके इसको एक बार में काट देगा तो ये हो जाएगा एक्स का नाम एक्स, यानी एक्स का मान आ गया। अब ये एक्स का मान क्या करता है, इसमें रख दे चाहे उसमें रख दे। तो देखिए एक्स का मान जो है मैंने इसमें रखा हूँ तो 2y इसे रहेगा, यहाँ पर 3 गुणे 1 हो जाएगा और माइनस का 1 3 1 जा 3 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और ये 2 इसके जो यहाँ था वो डिवाइड में आएगा तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी इसका मान जो आएगा ऑप्शन में देखना रहेगा तो कौन सा सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक्स का भी मान और वाई का मान भी एक आएगा तो इस पर टिक लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण कह रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो देखिए a का मान 2 हो गया, b का मान 5 हो गया और c का मान 4 हो गया। d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ b का मान 5 हो जाएगा स्क्वायर और ये 4 ऐसे ही रहेगा। a का मान देखिए 2 है तो 2 और c का मान 4 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 चौका 16 16 दूना 32। अब देखिए जब 25 में से 32 नहीं घटेगा, 32 में से 25 को घटाएंगे -7 बचेगा और ये जो है वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया रहेगा 6वां नंबर का क्वेश्चन वास्तविक नहीं, इस पर टिक लगा रहे हैं क्योंकि माइनस में आ गया ना इसलिए वास्तविक नहीं है। अगला देखिए, अगला यदि x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0 है तो x का मान होगा। तो देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा और अंडर रूट चढ़ने के साथ साथ प्लस माइनस आता है। क्यों, क्योंकि जब देखिए पावर 2 रहेगा तो 2 आंसर आएगा और 1 रहेगा तो 1 का आंसर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस इसे रहेगा। इसका मान जब निकालेंगे तो 1 का तो निकालेंगे तो 1 का होता है वर्गमूल और 3 का वर्गमूल होता है जो हो जाएगा 3, 9 का जो होगा 3 हो जाएगा तो इसलिए 3। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्लस माइनस में दिया रहेगा वही टिक लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस भी लगाना। ठीक है ना, तो बार बार मैं आंसर और नहीं दिखाऊंगा। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। देखिए बिंदु कह रहा है -3x माइनस 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु का मतलब देखिए क्या होता है, ये y वाली रेखा है और ये x वाली रेखा है। तो ये y वाली रेखा और ये x वाली रेखा, यहाँ पर जहाँ कटान बिंदु था इसी को मूल बिंदु बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए अब समझा रहा हूँ, ये क्या है माइनस में है, x जो है माइनस में, तो इधर जब हम जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा 3 तो माइनस के 3 यहाँ आ गया और y पे -5 जाना, इसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसे जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना। समझा दे रहा हूँ किसी, देखिए ये वाला जो है x वाला है, ये y वाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 वाला है और y पे 5 जाना है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर दोनों इसे मिलाएंगे और यहाँ से मूल बिंदु की दूरी एक ज्ञात करना यही। ठीक है ना, तो देखिए -3 में से 0 जाएगा क्योंकि 0 ही तो होता है वहाँ पर, तो -3 में से 0 जाएगा का होल स्क्वायर, -5 में से 0 जाएगा का होल स्क्वायर, -3 में से 0 जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ 5 में से -5 जाएगा 5 ही बचा, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ेंगे 34 आएगा इसका आंसर, दोनों के बीच की दूरी। अगला देखते हैं, अगला है यदि कह रहा है त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तो इस प्रकार है कि जो एंगल P है वो 49 डिग्री है और एंगल Y 54 डिग्री है तो R का मान कितना होगा। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो आप देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ XY जो है, जो X वाला है क्या है XYZ और यहाँ है PQR। तो देखिए जब यहाँ 49 है x तो यहाँ P भी 49 होगा और यहाँ पर y अगर 57 है तो Q भी 57। हमको R नहीं पता, मतलब R पता चले Z भी पता चले, यानी Z पता चले तो R पता चलेगा, दोनों में से। तो देखिए त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो P इस वाले ले रहा PQR एंगल Q एंगल UR इक्वल टू होता है QR, मतलब PQR बराबर होता है 180। P का मान देखिए कितना दिया है 49 तो 49 दिया, Q का मान है 57, R का मान नहीं पता है। इन दोनों जोड़ के उधर करेंगे तो -6 हो जाएगा और जब यहाँ से घटाएंगे 74 आएगा, इसका मतलब इसका 74 तो ये भी 74 हो जाएगा, बस यही टिक लगाना था 74 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बिंदु से, ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की त्रिज्या से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये बताना, देखिए इसका तो ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ, इसे ही डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए एक भुजा कितना 24 दिया है और एक 25 दिया है, तो इसका कह रहा है कि एक वृत्त है और यहाँ पर Q है, अब Q से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई जो कह रहा है वो 25 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है यहाँ केंद्र जो होगा इसकी जो लंबाई हो 25 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इस त्रिज्या का लंबाई। तो यही देख लीजिए, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। जो बड़ी भुजा होता है इसकी बड़ी भुजा का स्क्वायर जो करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इस छोटी का करेंगे तो 576 हो जाएगा, इसमें जब घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 और 49 किसका है 7 का, तो इसका 7 आंसर होगा। डायरेक्ट टिक मारिए, ये जो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब 24 25 दिया रहेगा तो हमेशा 7 पर टिक लगाना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे लगाना है।
तो देखिए ये जो है यहाँ पर जो मैं अभी आपको समझाया वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। एकदम सेम वैसे करेंगे तो आंसर 7 आएगा। तो ये एक ऑप्शन है 1 नंबर का है, तो मैं आपको ट्रिक ही बता दीजिए। 24-25 दिया रहेगा तो उसमें से स्क्वायर करके घटाएंगे 49 आएगा। 49 जो किसका वर्गमूल है तो 7 का, बस 7 टिक लगा, क्या लगाने वाला है इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान ही तो आपको रटा होना चाहिए, √3/2 होता है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू होता है 4/5 है तो 10a का मान होगा। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, 10 का मान पूछा पहले हमको कॉस का मान पता करना होगा। देखिए क्यों, मैं आपको बता दूं कि एक फार्मूला आता है 10a बराबर हो जाएगा साइन ए और बटे में क्या होता है कॉस ए, यही ना। तो हमको साइन पता है, अगर कॉस पता कर लेते आखिर इसी में फार्मूले में रख देते नहीं पता चल जाएगा, तो वही करने वाले हैं। देखिए कॉस बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर, ये होता है ये फार्मूला। तो 1 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस, और ये साइन का मान देखिए 4/5 है, इसका होल स्क्वायर लगा रहेगा। ये एक ऐसे ही रहेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 से करेंगे 25, 25 में 16 जाएगा 9, बटे में 25 है ही। इसको जब √ से बाहर निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब देखिए हमको 10 बराबर चाहिए साइन बटा कॉस होता है, साइन का मान 4/5 था, कॉस का मान अभी निकाला गया 3/5, 5 से 5 कट गया, 4/3 इसका आंसर आ गया, बस हो गया। इसी टिक लगाना है। ये देखिए अभी फार्मूला था, ये देखिए यही वाला पूछा है ना। कह रहा है कि जब यहाँ देखिए 1 - साइन स्क्वायर था तब कॉस हो रहा था, अब कि यहाँ पर कॉस हो गया साइन नहीं होगा। तो देखिए वही चीज़ तो है, लेकिन वो √रूट लगा था इसलिए स्क्वायर नहीं था, लेकिन √रूट उठाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ गया। तो देखिए यहाँ स्क्वायर, इसलिए इसमें टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉसेक स्क्वायर ए - कॉट स्क्वायर ए का मान होगा तो ये तो 1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा। देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है कह रहा है कि 60 डिग्री है। तो इसमें क्या बताना है, इसका त्रिज्यखंड बताना है। तो देखिए कोई, मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ कि ये कह रहा है कि ये देखिए ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है और कह रहा है इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, बस इसका फार्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। थीटा का मान 60 दिया था और 360 इसे रहेगा, पाई का मान 22/7 हो गया। और मैं एक चीज़ और बता रहा, जब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पहले उस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या पाई है उसमें, तो पाई का मान यानी नहीं रखना है, तो उस क्वेश्चन में पाई नहीं रखना था, पाई का मान तो हमने यहाँ रख दिया, फिर इसको हटा दूंगा अभी। और ये आर का मान दिया था 12 2 बार है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कटा और 6 का नम 6 और 6 1 36 हो गया, और ये पाई का मान इसे ही रहने दीजिए, पाई को इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और ये जो है 12 12 144, और जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 24 बार में कट जाएगा, और ये पाई का मान जो है ये 22/7 था, उसको मैंने पाई रख दिया, फिर से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये एक घन था, ये दूसरा घन था, ठीक है ना। इसकी भुजा थी 5 सेंटीमीटर, और जब दोनों को जोड़ा गया तो इसकी लंबाई तो 5 पर 10 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 5 और ऊंचाई भी 5 हो जाएगी। इसका सूत्र देखिए, मेरा रटनिक तरीका नहीं है, मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए घनाभ है कोई, बस इसे इमेज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, अभी मैं बस समझा दे रहा हूँ इसको। ये हो गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो देखिए ट्रिक कैसे होता है इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया इसका घनाभ का फार्मूला। देखिए रटना नहीं पड़ा, ठीक है ना, तो यही करना है। देखिए लेकिन सब 2 बार होते हैं ना, इधर भी एक लंबाई उधर भी एक लंबाई, तो 2 बार आती जगह 2 लगा देते हैं, तो 2 इसे रहेगा। L का मान 10 है, B का मान 5 है, और प्लस का फिर B का मान 5 है, H का मान 5 और प्लस का H का मान 5 और L का मान 10 हो गया। देखिए 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, 10 × 5 = 50, 50 50 तो 125 हो जाएगा, और ये बीच में गुणा आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ कि जब एक सिक्का उछालेंगे तो एक सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो या तो हम इसको उछाले तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो दोनों में से मतलब ये 50% चांस इसका है, 50% चांस इसका। उसने किसका बोला है, कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की यानी हेड आने की प्रायिकता है। तो देखिए कुल परिणाम तो 2 है, क्योंकि 2 बार 2 लोग हैं ना हेड टेल, और उसमें कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता तो 1 बार है ना, तो इसलिए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छिक मतलब बिना देखे, तो कुल 5 3 8 गेंद हो गए, उसमें कह रहा है एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे निकालना है, ठीक है ना। देखिए निकाली जाती है, इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए बहुत ही शानदार मैटर है, लाल गेंद 3 थी और काली कितना था, कुल गेंद 8 हो जाएगा। तो कह रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता कुल जितना होता है वो बटे में, इसका फार्मूला देखिए अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता बराबर। तो हमको देखिए लाल गेंद की प्रायिकता कुल परिणाम कितना था 8 था, और लाल गेंद 3 है, तो 3 यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित साड़ी का माध्य होगा। तो माध्य निकालने के लिए देखिए क्या वर्ग ऐसे लिख देते हैं, ये आपको दिया रहेगा ऐसे, ठीक है ना, क्षितिज में दिया रहेगा, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कर लिया, ठीक है ना। तो वर्ग का अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा,
अब देखते हैं यक्स, देखिए ये बारंबारता को यक्स कहते हैं, ठीक है ना। एक हमको और निकालना रहता है यक्स। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, निम्न और उच्च को दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 10 और 10 का आधा कितना 5। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। अब देखिए यहाँ से अंतर कितने चल रहा है 10 का ना, तो में 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, आगे डायरेक्ट। अब देखिए इसका गुणा जब कर देंगे तो ये मेथड है, मतलब बहुत 3 मेथड है इसका निकालने का, माध्य निकालने का। तो देखिए आसान है, 3 25 15 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, 35 105 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, 15 5 हासिल लगा 1 6 1 7 7 2 7 2 9 9 1 हासिल 10 10 के 0 हासिल लगा 1 1 1 2 1 हासिल 3 305 हो गया। और इसको जब जोड़ेंगे बारंबारता तो इतना हो जाएगा 15। अब देखिए फार्मूला होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 305 था बटे में 15। इसको देखिए 3 से काट के छोटा किया है, 3 का नम 3 और नहीं 5 काटा गया क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 छक्का 30 और 5 के नंबर 5, इसको 5 से 5 से 15 इससे भाग देंगे तो देखिए साफ पता चल रहा है कि 20 या 60 यानी 20 बार में जाएगा। और फिर इसको भाग देंगे 3.33 इतना इस पर टिक लगा देना है, ठीक है ना, भाग दे के देख लेना है। अगला देखिए निम्नलिखित सारी का माध्यक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल बताइए। देखिए माध्यक वर्ग देखते हैं बहुलक किसका सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक 12 का सबसे ज़्यादा है ना, इसका मतलब इसी किसी दाएं वाला जो होता है इसी को माध्यक वर्ग ऐसे भी पता कर सकते हैं। और एक इसका और मेथड होता है संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है तब जाकर पता चलता है। तो मेरा मेथड यही कहता है, इस टाइप का जब सवाल आ रहा है तो 12 देखिए सबसे ज़्यादा बहुलक किसका है, उसी के सामने वाला क्या होता है माध्यक वर्ग होता है, उसी से आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो जब लॉन्ग मेथड आएगा तो मैं इसका बताऊंगा कैसे लगाना है। अगला देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो सवाल है कितने लोग शॉर्ट मेथड में लगा देते, शॉर्ट में भी लगाते हैं और लॉन्ग में लगा देते हैं, लेकिन शॉर्ट में लगाने का मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं लॉन्ग में ही बताऊंगा, लेकिन इतना बेहतरीन बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए मैथड क्या कहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी परिमेय संख्या हुई, ये देखिए कोई भी परिमेय संख्या हुई खाली √ को छोड़ दीजिए, जितने भी √ वाली संख्या है उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संख्या है धन में मतलब धनात्मक ऋणात्मक या उदासीन जो भी होते हैं सारे क्या होते हैं परिमेय होते हैं। तो हम देखते हैं अब परिमेय का सबसे अच्छा पहचान ये होता है कि कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए हमने कह दिया p/q एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे इसकी जांच करो परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे HCF जो इनका आना चाहिए p/q का ये हमेशा 1 आना चाहिए, ये पहचान है इसका। और q जो होना चाहिए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक का मतलब होता है अभाज्य होना चाहिए। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि जो संख्या था हमने उसको परिमेय मान लूंगा, जो √5 दिया है इसको मैंने पहले परिमेय मान लूंगा। अब परिमेय प्रूफ करते करते ये दिखाऊंगा कि ये जो है क्या इसका HCF एक आता है, अगर एक आगे कह देंगे परिमेय, कहीं एक नहीं आएगा हम कह देंगे अपरिमेय, ठीक है ना। तो यही हम करने वाले हैं, तो इनका HCF निकालेंगे इस √ का। इसे देखो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में करके इसको हम प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करके कैसे दिखाना है, HCF एक लाना, अगर एक आगे कह देंगे परिमेय और नहीं है तो कह देंगे अपरिमेय, इसीलिए हम पहले इसको मान लेते हैं परिमेय। चलिए देखते हैं, मान √5 एक परिमेय संख्या, आज परिमेय संख्या है तो उसको p/q के साथ मतलब बराबर में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या है पूर्णांक, और उनका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए इस दोनों पक्षों को ओवर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पक्षों को ओवर करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा √। यहाँ पर देखिए एक बार क्या करेंगे, p को डिवाइड करवाएंगे 5 से, एक बार q को डिवाइड करवाएंगे, तो उन दोनों का आखिर जब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर p को मैंने डिवाइड किया मैंने करवाया था और ये 5 के आ गया, और मान लीजिए q का डिवाइड किया तो ये भी 5 के आ गया, तो आखिर इन दोनों का जब HCF निकालूंगा 5 का, अगर मैं इधर HCF अलग निकालूंगा इसका अलग निकालूंगा, तो जब काटूंगा तो एक बार में कटेगा, ये भी एक बार HCF 5 नहीं आ जाएगा। तो आखिर में यही चीज़ है, यहाँ तक ला के यहाँ तक अगर हम प्रूफ कर दूँ, इसका मतलब p का भी HCF 5 आ गया और q का भी HCF 5 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है नहीं, अभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक आ गए थे हम लोग, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, q को वहाँ ले गया तो q² और p को इसके 5 को p के नीचे ले आया, देखिए तो ये समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, p का मान निकाले और इसमें ला कर रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ के एक परिमेय वो कहता है, अगर मान लीजिए कि 4 है, इसका स्क्वायर है और हम इसको 2 से डिवाइड करना है, तो मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 2 काटेंगे तो 8 भर में कट जाएगा नहीं, और कहता है कि अगर इसका स्क्वायर हटा दें मतलब इस 4 भर रहने और इसको डिवाइड करें तब भी ये कटेगा, यही रूल कहता है, एक परिमेय है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें अपनाएंगे। देखिए p² जो है 5 से भाज्य है, यह मान लिए, तो इसका जो स्क्वायर हटाएंगे तो p भर बचेगा ना, अब p भी तो 5 से भाज्य होगा, अभी जो रूल बताया हूँ, तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसी लाइन से देखना है, p भी 5 से भाज्य, p भी 5 से क्या है भाज्य। अब मैंने भाग दिया तो मान लीजिए माना क्या आएगा, मान लिया मैंने क्या है। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मान लीजिए, इसके में 1 मान लिया तो p का नम p और 5 का किम गुणा 5 की, इसको समीकरण मैंने 2 मान लिया। अब इस p की मानों का समीकरण यहाँ 1 में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ तो q² था ही, और यहाँ p की जगह कितना रख देंगे, देखिए 5 के रख देंगे, तो यहाँ 5 के और उसका स्क्वायर 33² बटे 5, 5 के स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से 5 को इसको 5 बार में काट देंगे, 5 के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो आया, अब यहाँ q आ गया ना, यहाँ पर अब q को 5 से विभाजित करवाएंगे तो एक 5 कहाँ जाएगा, अब इसके नीचे जाएगा, तो q यही रहेगा, q² नीचे आ गया इसके। अब सेम लांग में जो है लिखेंगे कि q² 5 से भाज्य, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी q जो होगा वो भी 5 से भाज्य होगा, तो ये चीज़ लिखा गया। देखिए q भी 5 से भाज्य और मान लिया मैंने क्या आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका
का क्रॉस यहाँ हो गया तो क्यू बराबर हो गया 5। अब वही चीज़ मैंने जो कह रहा था यहाँ पर देखिए क्यू बराबर भी 5 किया गया और यहाँ पी बराबर भी 5 किया गया, दोनों आ गया। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ देखिए लिखा गया है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू के एचसीएफ 5 है, अतः यह सहभाज्य नहीं है। ठीक है ना। अतः हमारी पूर्व कल्पना मतलब जो हमने पहले माना था परिमेय है वो, अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास साबित हुई, इसलिए √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये कर देना है आपको। ठीक है ना। ऐसे आपको पूरी जितने नंबर का रहेगा देख लीजिए कितने नंबर का पूछा था देख लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 2 नंबर की ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये फुल मेथड है इसका लगाने का, ये पूरे प्रॉपर तरीके से, भले लॉन्ग है और लॉन्ग की चीज़ दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐसे लगाया हूँ। ठीक है ना। और ये लॉन्ग मेथड है लेकिन ये पूरा बेहतरीन तरीके से प्रूफ ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। संरेख होने का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा पर, आज जब एक ही रेखा पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ए बी जो होगा पूरा है, और यहाँ पर AP और BP जब मिलेंगे तब जाके AB बराबर होंगे। तो हम यही करेंगे, AP के बीच की दूरी निकालेंगे, PB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को देखेंगे क्या सभी बराबर आ रहे हैं। मतलब इसको निकाल के इसका बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकाल के जोड़ लेंगे। एक बार AB को निकालेंगे, देखेंगे क्या उसके बराबर, अगर आ गया तो कह देंगे संरेख है और नहीं आया तो कहेंगे संरेख नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम AP के बीच की पहले दूरी निकाले हैं। तो AP के बीच की दूरी मतलब दूसरे वाले में से पहले मतलब x2 में से x1 को घटाएंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो दूसरे वाले में से पहले वाले घटाए, यानी 2 में से 1 जाएगा का होल स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 का होगा, 3 में से 5 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 5 अंडर रूट में आ जाएगा AP का मान। अब BP निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, -2 में से 2 जाएगा का होल स्क्वायर और -11 में से 3 जाएगा का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, माइनस में है ना दोनों, तो माइनस में दोनों जुड़ जाते हैं, -4 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों जोड़ेंगे माइनस में 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 हो जाता है, माइनस हट जाता है स्क्वायर करने पर। अब दोनों जोड़ेंगे तो 212 आ गया अंडर रूट में। अब देखिए AB निकालेंगे पूरा बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी यहाँ पूरा निकाले हैं तो -2 में से 1 जाएगा का होल स्क्वायर, -11 में से 5 जाएगा का होल स्क्वायर, -2 -1 जोड़ के -3 और 3 का स्क्वायर 9 16, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस का 16 का इसका 226, दोनों जोड़ेंगे 256 आ गया। ये AB आया और ये वाला दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं AP प्लस BP जोड़ेंगे तो AB बराबर होना चाहिए। हम AP प्लस BP जो है इसके बराबर आ ही नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संरेख नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे इन दोनों को ना तो इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए क्या है अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में कुछ और है, ये अंडर रूट में कुछ और, कभी जुड़ ही नहीं सकते, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी संरेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए एक AB रेखाखंड मैंने मान लिया, ठीक है ना, और कह रहा है बिंदु इतना और इतना, तो बिंदु इतना और इतना, कह रहा है रेखाखंड जो है ये वाला पॉइंट, ये कह रहा है इसको मैंने R मान लिया और ये कह रहा है इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात में विभाजित किया। तो अनुपात जब पूछता था हमेशा K और 1 मान लेते, माना मैंने K और 1 अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये लिखेंगे माना R जो बिंदु है, बिंदु R रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में अनुपात में विभाजित, मतलब K संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये लिख देना। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जब कभी भी ये डिसबैलेंस में रहता है तो फार्मूला ये वाला लगाना पड़ता है। इसका मैं फार्मूला एक बार और बताता हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे लिखना, mx प्लस का mx और बटे में m प्लस का m, ये एक तो बता रहा हूँ, बाकी आपको पता चले। देखिए 12 21 12, बस ये फार्मूला ऐसे y का भी बन जाएगा, सेम ऐसे बनेगा, y हो जाएगा बस ऐसे, लेकिन 12 y लिख देना, बस हो जाएगा फार्मूला। देखिए 12 21 12 12 21 12, बस यहाँ x है यहाँ y है और कुछ नहीं, नीचे वाला सेम रहता है। ठीक है ना। अब देखिए r का निर्देशांक दिया था -1, 6, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर m1 है, m1 का मान यहाँ पर देख लेते हैं कि m1 का मान में यहाँ 2 लिख गया है, 2 नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ m1 को मैंने मान लेता हूँ k है, ठीक है ना, m1 इक्वल टू मैंने k मान लिया और m2 इक्वल टू ये मान लिया 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ m1 है, m1 की जगह k रह जाएगा और x2 का मान कितना है 6, तो 6 हो गया प्लस। अब देखिए फिर क्या है m1 का मतलब मैं 1 माना हूँ और क्या x1 का मान -6, तो -3 है तो -3, अब प्लस में मतलब ये k1 m1 प्लस m2 जुड़ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ करेंगे m1 का मान देखिए k है तो k हो गया, और फिर क्या y2 का मतलब -8 तो -8 प्लस m2 का मतलब 1 है और y1 का मान कितना है -10, तो सॉरी माइनस नहीं 10 है तो 10, और बटे में k + 1 रहेगा। अब देखिए क्या करना है, ये 6 का गुणा के में 6 के हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, बटे में वही रहेगा, 8 का नम 8 माइनस का 8 हो जाएगा, -8 के प्लस में 10 का नम 10, बटे में इतना k + 1 हो जाएगा। अब तुलना करने पर देखिए क्या होगा, -1 का मतलब ये x वाला होता है आगे वाला और इसमें भी x वाला आगे, दोनों का तुलना कर देंगे और y वाले के मतलब एक कोई सी का भी तुलना कर देंगे, k का मान पता चल जाएगा हमको, बस k के मान से मतलब है। तो यहाँ इसका इससे तुलना कर दिया, तो आप यहाँ पर देखिए इसका गुणा है मैं करेंगे तो ये माइनस का k हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 6k - 3। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और k वाले की इधर लाएंगे -6k हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में 6 3 था
तो ये माइनस का 6 और माइनस का 1 जो के हो जाएगा, और माइनस का 7 के हो जाएगा। और इधर का जो देखिए -3 में से अगर ये जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर 7 के बराबर बराबर 2 आ गया। के का मान निकालेंगे, 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। देखिए के बराबर आ गया 2/7। अब देखिए अनुपात जो होगा के बराबर, हमने यही माना था के अनुपात 1, तो इसका माना है 2 बटा इतना, और इसको इस रूप में न लिखने के लिए दोनों में 7 से गुणा कर दिए। यहाँ 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 7 से गुणा कर देंगे 7 हो जाएगा, बस ये होगा इसका अनुपात, इस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला कहता है सिद्ध कीजिए कि सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और ये सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1 होता है। चलिए देखते कैसे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने हमने लिख लिया। देखिए ये 1 माइनस साइन ए इसे रहेगा। आप कहेंगे ये सेक कहाँ गए थे, इसको जब हम लिखते हैं सेक 1 बाई कॉस लिखते हैं, बटे में कॉस आ गया डायरेक्ट, ठीक ना, और बाकी ये इसे रहेगा। अब देखिए क्या करना है, ये वाला तो ऐसा ही रहेगा और इसी को चेंज करना है, क्योंकि जब कोई साइन का नहीं रहता तो उसको चेंज कर देते हैं। इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस होता है, इसका उल्टा, और 10 को लिखते हैं साइन बटा कॉस लिखते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये वाला जो है नीचे वाला, देखिए नीचे वाला बेस समान मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ। इसका जो बेस समान है एक बार कॉस यहाँ रहेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, क्योंकि 1 प्लस साइन है बटे में कॉस, और जब दोनों कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर माइनस साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। अब एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, बटे कॉस स्क्वायर रहेगा। देखिए आगे तो देखिए एक कोष्टक में माइनस बी, उसका फार्मूला जो होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। इसका स्क्वायर लगाएं चैन लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे में इतना। अभी आपको पता है कि ये जो होता है कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला है, बटे में कॉस स्क्वायर कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री है। तो देखिए 120 डिग्री जब है तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जब कभी भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो देखिए 120 इसका त्रिज्या 10 है और इसका कोण जो है 120 डिग्री है। आर बराबर 10 दिया, थीटा बराबर इतना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही हमको फार्मूला, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये 120 हो जाएगा, 360 पाई इसे रहेगा, गुणे 100 रहेगा, 0 0 कटा। अब 12 का नंबर 12 3 36, अब पाई इसे रहेगा 100, तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो 100 पाई बटे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसलिए इतना ही बस बताना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पाई मान रख सकते हैं, और क्या। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े जो है बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो है घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है इसका। ठीक है ना, चलिए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, ये आपको दिया रहेगा ऐसे सीधे में दिया, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो ऐसे करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा देखते हैं एफ वाले में बारंबारता किसकी है, तो 61 का है। तो ये 61 जो हो गया उसी को हमने F1 माना, और उसी को देखिए क्योंकि 1 है, और जब 1 है तो इसके पहले 0 रहा होगा तो इसको F0, और 1 के बाद 2 होता है तो इसलिए F2 मान लिया। और जहाँ पर हम 12 मानता है उसकी सबसे आगे वाला यल होता है, और इन लोगों में अंतर 20-20 का चला तो H का मान होता है। देखिए F0 का मान 52 हो गया, F1 का मान 61 हो गया, F2 का मान 38 हो गया, और H का मान अंतर 20-20 का चला तो H हो जाता है, यल 60 था। ठीक है ना, जो बहुलक का फार्मूला होता है ये होता है मोड बराबर होता है यल प्लस मोड बहुलक होता है, यल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस का F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अब देखिए क्या करना है, ये 60 इसे रहेगा प्लस का F1 का मान यहाँ 60 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए F0 का मान 52 तो 52 बटे में 2 F1 का मान 61 माइनस F0 का मान देखिए कितना है 52 माइनस फिर F2 मान 38 है, गुणे में कितना है 20। अब देखिए 60 इसे रहेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे 9 बचेगा, ये 61 दूना 122 हो जाएगा, और इसमें से देखिए दोनों माइनस में दोनों जुड़ेंगे 90 हो जाएंगे, और 20 दोनों माइनस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा 60, और यहाँ देखिए यहाँ पर हम इसको अगर घटाएंगे, इसमें से अगर इसको घटा दें तो देखिए जब घटाएंगे इसको तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, देखिए ये बचेगा 9/32 बचेगा, और यहाँ 20 है, और यहाँ प्लस का 60 है ही। तो यहाँ पर देखिए दोनों कितने पारे में आती है, दोनों 4 के पारे में आते हैं, 4 8 32 आई 4 25 20 हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया 60 प्लस आई 9 गुणे में 5 बटे में 8 लिखा गया। इसको गुणा करके फिर इसमें भाग देना है, देखिए वही चीज़ लिखा गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये 60 9 5 45 बटे में 8 60 इसे रहेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 5.62 इतना बार में जाएगा, और जब जोड़ लेंगे 60 5 65.6 इतना घंटे। अब देखिए इसका आंसर देखना कि मेरा सही आया होगा नहीं, तो आप जो बहुलक बारंबारता जिसको माने थे 60 और 80 के बीच में अगर आंसर आया है तो आपका सही है, तो वही तो आया है। देखिए 60 और 80 के बीच में ही तो आया है, इसलिए हमारा आंसर सही है, अपने आप खुद जाँच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए ये जो दिया रहेगा, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम शून्य निकालेंगे, शून्य निकाला मतलब x का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा।
8 के 2 ऐसा टांग खींचेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, इस 8 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर ये 2 आ जाए। तो देखिए 4 दूना 8 होता ही नहीं, आज 4 दूना 8 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। तो देखिए बड़ा वाला 4 हमेशा, देखिए यहाँ चिन्ह जो रहेगा बड़ा वाला हमेशा आगे लिखना है, छोटा वाला हमेशा पीछे लिखना है। अब देखिए अगर माइनस चिन्ह लगा देता ना मैं, तो 4 और 2 दोनों -6 हो जाते हैं, तो गलत हो जाता। इसलिए प्लस लगाऊंगा तो -4 में से अगर 2 घटेगा तो -2 बच जाएगा। अब माइनस का 8 ऐसे रहेगा, बस बीच वाले चेंज करते हैं। और देखिए इन दोनों में एक्स कम है तो एक्स कॉमन, यहाँ से एक बार एक्स निकला तो एक बार एक्स बचा, यहाँ से एक्स निकला तो 4 बचा। इन दोनों में क्या है, प्लस यहाँ चिन्ह है तो प्लस लेंगे, यहाँ दोनों 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 निकल गया तो एक्स बचा, यहाँ 2 निकला 4 बचा बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम है तो एक बार लिख देते हैं इस वाले को, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x + 2 इतना बराबर 0 हो गया। अब शून्य क्या होगा, इस वाले को एक बार 0 के बराबर में रखेंगे, एक बार इस वाले को 0 के बराबर में रखेंगे। तो यहाँ से जब 0 एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। यहाँ जब इसका मान निकालेंगे तो माइनस में, उधर जाएगा तो किस में, प्लस में। 2 शून्य का गए, अतः शून्य के यही होंगे हमारा। अब देखो कहा था उनका जांच करना है, तो पहले हम शून्यकों का योग और गुणन निकालना है बिना फार्मूले का। देखिए शून्यकों का योग ये लिख देना है, और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब दोनों को शून्यकों को लिख देंगे, जो शून्य का आए थे ना ये और ये दूर दूर थोड़ा लिखना है। अब योग बोला था बीच में प्लस का निशान। अब देखिए जब कभी प्लस माइनस आता है घटता है तो प्लस वाला ज़्यादा है, तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो आंसर घटाने कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह देखिए 2 आया है। जब गुणन पूछेगा तो 2 दूर लिखिएगा, अब गुणन पूछा है बीच में गुणा, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस आगे चिन्ह रहेगा माइनस वाला, हो गया ये। अब यही एक बार फार्मूले से लगाना है, यही चीज़ एकदम सेम यही लाना है, ठीक है ना, तब सही होगा। सत्यता की जाँच यही है। तो सत्यता की जांच जो समीकरण था यही वाला, ये वाला समीकरण जो था देख सकते हैं आप लोग, ये वाला समीकरण ये वाला उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला समीकरण मैंने यहाँ पर उतारा। अब देखिए यहाँ से a का मान निकालते हैं, इस वाले समीकरण से तुलना करना पड़ता है, और यहाँ से a का मान निकालते हैं तो 1, यहाँ से b का मान निकालते हैं तो -2, और यहाँ c का मान -8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या लगाना पड़ता है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, तो -c से रहेगा। और b का मान आप देख सकते हैं, b का मान -2 आया है, इसलिए मैंने यहाँ -2 रखा, ठीक है ना। और ये माइनस प्लस होगा। अब बटे में देखिए a का मान देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 1 है, तो इसलिए 1 हो गया यहाँ पर इसका मान, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 बटे में, तो देखिए माइनस प्लस होगा, 1 से 2 भाग देंगे 2 ही आएगा आंसर, इसलिए इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। अब शून्यकों का गुणन देख लीजिए, गुणन बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान आप देख सकते हैं माइनस का 8 आया है, और a का मान तो 1 है, तो इससे भाग देंगे -8 आया। अब देखिए -8 यहाँ भी -8 यहाँ भी, दोनों में मैच कर गया, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी 2, दोनों ये भी मैच कर गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, और सत्यता की जाँच सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ये 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनके देखते हैं वो वर्ग करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक हमने x तथा x + 1 मान लिया। क्रमागत का मतलब ये होता है, यहाँ x है, देखिए क्रमागत का मतलब ये है, अगर x लिया तो यहाँ x + 1 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ 0 जुड़ा होगा तो यहाँ 1 जुड़ा होगा, और लेना रहता है तो x + 2 ले लेते, यही क्रमागत होता है, क्रम से जो जाता है, ठीक है ना। तो वही है, हमने x लिया मतलब x को 0 तो जुड़ा रहता है, लेकिन 0 हटा देते हैं, और ये इतना। अब इनका देखिए वर्गों का योग इतना दिया था, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर, इन दोनों को वर्गों का योग बराबर इतना होता है, ये बोला था ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 होगा, और 2 ऐसे रहेगा a b, अब 1 तो हट जाएगा कि गुणा होगा तो। अब देखिए यहाँ ये दोनों जुड़ गए, 2x² हो जाएगा, और यहाँ ये सही रहेगा। और जब ये इधर आएगा 65 है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये एक उसमें से घटेगा 64 नहीं हो जाएगा। और दोनों में देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिए x² और ये x बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ ऐसे रहेगा। ये 2 जो है इसको जाके काट देगा, 2 1 9 2 1 हाँसी, इसको 2 8 16 2 2 4 इतना आ गया। अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए हमको 182 के 2 टांग खींचना, ऐसा गुणनखंड करना है, बीच में कितना है x है ना, मतलब 1 है, तो 1 मानना पड़ता है। हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों क्या आ जाएगा, बीच में 1 आ जाए। तो देखिए वो संख्या जो होती है 14 का 13 में गुणा करते थे 182 आता है, और 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह कैसा था, प्लस का था, इसलिए आगे वाले प्लस लिया, 14x बड़ा वाला, और छोटा वाला 13 माइनस में लेना है, क्यों, तब 14 में से अगर 13 जाएगा तो माइनस का प्लस का 1 से बचेगा यहाँ पर, देखिए। और अगर ये भी प्लस में करते दोनों जुड़ जाते 17 हो जाता है, इसलिए तरह, और ये माइनस वाला इसे रहेगा। दोनों में देखिए x कमा है, तो x यहाँ ले लिया, यहाँ एक बार x बचा, यहाँ से x निकला तो 14 बचा। इन दोनों में देखिए दोनों माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो इसलिए प्लस, और यहाँ से 13 कॉमन लिया 14 बच गया। एक ब्रैकेट में मैंने ये वाला लिया x - 13, एक ब्रैकेट में ये वाला ले लिया था इतना। अब देखिए यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, तो ये तो मान लीजिए इसका ये 0 बराबर रखेंगे तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी ये वाला तो लेना नहीं है, ये वाला माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, यानी यही वाला लेना है। चलिए देखते हैं।
देखिए तो x माइनस 13 बराबर 0, तो हम उधर करेंगे 13। अब देखिए हमने एक संख्या तो ये माना था, दूसरा संख्या ये माना था, दूसरा संख्या क्या निकालेंगे, ये x का मान 13 आया था, 13 और प्लस का मान जोड़ेंगे 14, यानी 13 और 14 इन दोनों को जब ओवर करके जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है ना, आप करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, 2 क्रमांक संख्या आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। चलिए इसके लिए मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। देखिए ये बाह बिंदु है P, इस पे जब स्पर्श रेखा डाला जाता है तो ये कह रहा है ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों बराबर थी, ये प्रूफ करके दिखाना। चलिए देखते हैं। इससे मैंने क्या किया, यहाँ पर ये त्रिज्या मतलब यहाँ पर केंद्र से हमने एक इसको मिला दिया, तो एक त्रिभुजी वाला बन गया, एक त्रिभुजी वाला बन गया। अब आपको पता है ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, तो एक त्रिभुजी हम अगर इस दोनों त्रिभुज को समरूप अगर सिद्ध कर दे तो समरूप मतलब सर्वांगसम सिद्ध कर दे, सर्वांगसम मतलब एकदम सेम फोटोकॉपी। तो जब सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो ये भी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये करना है बस। देखिए त्रिभुज OAP में तथा OBP में, यहाँ पर देखिए जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए लिखा है त्रिज्या के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण है। OP देखिए OP दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज को लेंगे तब OP आएगा, इस त्रिभुज को लेंगे तब OP आएगा, दोनों उभयनिष्ठ है। ये हो गया, 2 चीज हो गया। किसी भी त्रिभुज में 3 चीज दिखाना रहता है, 2 कोणा देखिए 2 कोणा, एक कोण समरूपता से भी इसको, लेकिन ये तो साइड है ना इसलिए हटेगा अभी। अब देखिए ये त्रिज्या OA और ये त्रिज्या दोनों बराबर, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो 3 चीज कोई भी प्रूफ करना रहता है त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं अतः जो ये त्रिभुज OAP है वो सर्वांगसम है त्रिभुज OBP, मतलब सर्वांगसम मतलब एकदम सेम फोटोकॉपी। ये कैसे? RHS नियम से। RHS नियम क्या कहता है, RHS का नियम देखिए क्या कहता है, ये देखिए ये है और एक मैंने यहाँ पर बना दिया। RHS नियम कहता है कि पहले तो 90 डिग्री होना चाहिए और ये कर्ण वाली भुजा दोनों बराबर होनी चाहिए। अब बाकी 1-2 भुजा बचे ना, इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर है, तो पहले तो 90 डिग्री होना चाहिए, एक तो मिल गया। दोनों कर्ण बराबर होना चाहिए, ये भी मिल गया। इन दोनों में से किसी एक भुजा का बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहले तो हमको 90 डिग्री मिल गया था दोनों में, ये हो गया था। अब बीच वाला जो भुजा था कर्ण तो होता है, ये भी तो प्रूफ हो गया। अब बाकी इन दोनों में से कोई एक साइड करना रहता था, ये त्रिज्या ये भी आ गया, तो हो गया। तो RHS नियम से अतः संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती है। ये जो होगा वो PB के बराबर होगा, बस प्रूफ हो गया, इतना ही करना था। ठीक है। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए देखते हैं, पहले मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका चित्र है और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, कहा था सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो एक रेखा है ना, ये 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो कह रहा है कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह तीसरी भुजा की 2 भुजा ये वाली हो गई और तीसरी भुजा ये वाली उसके समांतर होगी, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम देखिए क्या मानेंगे। तो आप देख सकते हैं दिया है कि D व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु है, मतलब D जब ऐसे काट रहा था, अभी दिखा रहा हूँ फिर से चित्र, D व E क्या है, क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु है। चलिए देखते हैं, ये D है ये E है, देखिए AB और AC की क्रमशः मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः जी AD होगा ना, AD वो DB की क्या होगा, बराबर होगा। ये अनुपात बराबर नहीं, क्योंकि जितना बड़ा AD है उतना बड़ा क्या होगा, DB होगा। और अतः इसी तरह कह सकते हैं जितना बड़ा AE होगा उतना बड़ा EC होगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु है, तो जितना बड़ा ये उतना बराबर ये, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए इतना होगा। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए जो DE है DE OBC के समांतर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उपपत्ति मान लिया। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में कहते हैं AD बटे में DB बराबर, देखिए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो AD बटे में DB, तो AD जो है कि हम DB नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, जो AD है उसी को हमने DB माना है, तो AD जो है मैंने DB रख दिया, इसको काटा मैंने 1 आ गया, इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। ठीक है ना, वहाँ 1 2 यहाँ 3 हो गया। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से इस वाले से यहाँ पर देखिए, ये जो था इस वाले को मैं यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं, जब दोनों भुजाओं का बराबर है तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये है। अब देखिए मैं इसका एक तरीका और बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे समझ में आएगा। देखिए जब ये समीकरण 1 है तो हम समीकरण 1 से ऐसे लिख सकते हैं, नहीं जो कह रहा है AD जो है वो बराबर है DB के, ये बराबर है ना DB के, ये DB है, तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं, यहाँ आ जाएगा AD बटे में DB बराबर 1 हो सकता है, नहीं ये हो सकता है उत्तर क्या आएगा, और इससे सेम इससे भी कर सकते हैं, AE बटे में EC नहीं हो सकता है। जब कह रहा है AE बराबर में EC है तो हम कहेंगे AE बटे में EC, ये भी बराबर 1 है। तो जब दोनों 1 1 आ गए, राइट हैंड साइड बराबर थे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएंगे, वही चीज़ किया गया है। तो देखिए वही चीज़ चाहे उसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, बात एक ही है। तो ये दोनों एक बराबर है। अतः समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 माना गया था यहाँ से, समीकरण 2 से कह रहा है कि AD बटे में DE बराबर AE बटे में EC, मतलब ये दोनों जो है जब एक दोनों का मान आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ये बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के विलोम से, जब कोई भी अगर थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि ये भुजा
ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा अगर ये प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है, तभी ऐसा होता है। इसीलिए कहा गया है त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय के विलोम से उनका विलोम ये कहता है इतना बटे में इतना, इतना बटे में इतना, अतः ये दोनों भुजाएं क्या थी, समांतर है। अगर ये कहता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनका अनुपात दिखाइए, तो अगर दोनों भुजाएं समांतर है तो इनका अनुपात बराबर, तो उसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और जब हमको समांतर प्रूफ करना रहता है तो उसका विलोम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है निम्नलिखित सारणी में किसी कक्षा के विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं, उनके प्राप्तांकों के माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, प्राप्तांक है ये विद्यार्थियों, इसको बारंबारता बोला जाता है, ठीक है ना। तो यक्ष माध्य जब कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब यक्ष निकालना पड़ेगा। इन दोनों जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, इन दोनों जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। अब देखिए अंतर 20 का चला है, 10 10 का चला है, तो हमें 10 और जोड़िए 25, 10 और जोड़िए 35, 10 और जोड़िए 45, इसको जोड़ना रहता है तो 30 आएगा। एफ सिग्मा या फिर इसको एफ बोला जाता है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 10 दूना 20, ये हो जाएगा 15 ढाई 150, ये हो जाएगा 25 8 200, ये हो जाएगा 25 चौका हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 45 छक्का हो जाएगा 270, और इन सबको जोड़ेंगे 770 हो जाएगा। माध्य का फार्मूला आता है सिग्मा बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा माध्य, इसको लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो। और ये इसका मान जो आया था 770, इसका मान आया था 30, 0 0 कट गया, और 3 से इसमें बढ़ा देंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल दिया, 3 5 15, 2 बचा, 0 बढ़ा, 3 6 18, 3 6 18, इसे कटता रहेगा ये, ठीक है ना। इतना आ जाएगा इसका माध्य। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक थैले में 10 नींबू की महक वाली गोली, 10 नींबू की महक वाली है और 15 संतरे की महक वाली गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 10 नींबू है और 15 संतरे की हैं, और मालिनी उसमें हाथ डालती है और निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो चलिए देखते हैं, पहले कुल गोलियों की संख्या देखिए 10 और 15 25 हो जाएंगे। संतरे की महक वाली गोली पहले हमको निकालना है। देखिए संतरे की महक वाली, तो पहले संतरे की महक वाली गोली 15 है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो पी संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम बटे में 25 गोली था, और कितना महक वाली गोली थी 15 था संतरा वाली, तो संतरा वाली के ऊपर 15 काट के छोटा कर लेंगे 3/5 आ जाएगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जितना देखिए इसका ट्रिक भी है, जितना रहता है वो बटे में, कुल जितना होता है जोड़ने पर बटे में रहता है, और जिसकी बात करता है वह ऊपर रहता है, और काट के छोटा कर दिया बस। अब नींबू की बात कर रहा है, तो नींबू की महक वाली 10 गोलियां हैं, तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता निकालना है, तो कुल 25 है, और महक वाली नींबू की गोली बात किया है, नींबू की ऊपर 10 हो जाएगा, काट के छोटा कर देंगे तो हो जाएगा 2/5। बस इतना ही करना था, हो गया। अगला देखिए, कह रहा है टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, यहाँ बोला है टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में क्या वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना है पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। चलिए देखते हैं, मैंने पहले मान लिया, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ ये किसका क्वेश्चन है, ये जो है समांतर उसका है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, माना प्रथम वर्ष में उत्पादन ए, प्रथम वर्ष में मैंने उत्पादन ए मान लिया, और प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान वृद्धि डी मान लिया, मतलब प्रथम पद ही हो जाएगा, सर्वांतर तब डी मान लेंगे। अंतर का मतलब ये तो है सर्वांतर। तो देखिए तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष को A3 बोलते हैं, और A3 को हम लिखा जाता है, पहले से बता चुका हूँ कि A3 को लिखा जाता है A + 2D, मतलब यहाँ जितना रहता है डी के सामने उतना एक कम उसमें से रहता है, तो A + 2D, इसके बराबर दिया 600 टीवी दे रहा था, तो ये हो गया समीकरण 1। 7वें वर्ष में तो ये 7 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, A + 6D = 700 होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ के घटा देना, तो A से 1 कट जाएगा, डी का मान आएगा। चलिए देखते हैं, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना। देखिए समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये देखो 2 में से डी नहीं घटेगा, तो 6D में से अगर 2D जाएगा तो -4D, और यहाँ 700 में से 600 जाएगा, ये 100 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 जो है इसको 100 बार में 25 बार में काट देगा, डी का मान आएगा। अब जब मैं आपको एक ट्रिक फिर से बता रहा हूँ, अगर ए पता है और डी पता है तो आपको सारी चीज़ पता लगा सकते हैं, अगर आपको ये पता है प्रथम पद और सार्वधातुक। तो चलिए देखिए 10वां पद कहा था, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो इसका फार्मूला हो जाएगा A + 9D। ए का मान आ गया कितना, सॉरी ए का मान निकाला। देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जो कि A + 2 और यहाँ पर डी था, तो डी का मान 25 आ गया, 25 दूना 50, 50 उधर उठ के जाएगा, तो 600 माइनस के 50 में घटाएंगे तो 550 आ गया ए का मान। अब देखिए 10वें वर्ष में कहा था, तो A + 9D हो जाएगा, ए का मान हो गया 550, 9 इसे रहेगा, डी का मान 25 हो गया, 550 इसे रहेगा, 25 9 होता है 225, दोनों जोड़ेंगे 750 टीवी हो जाएगा 10वें वर्ष में, ठीक है ना। अरे देखिए उन्होंने कुल उत्पादन का बोला था, कुल उत्पादन देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक मिनट।
तो देखिए इसमें बोला था 7वें वर्ष में कुल उत्पादन बताना है। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन एसएन निकालना है। तो एसएन निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस ब्रैकेट में 1 - 1 इंटू डी होता है। 7वें वर्ष में इसलिए n की जगह 7 हो गया, n की जगह 7 हो गया, ए ऐसा रहेगा 2 ऐसा रहेगा, a का मान 550 है, n का मान 7 हो गया, 1 ऐसा रहेगा, डी का मान 25 हो गया, 7/2 ऐसा रहेगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1100 हो जाएगा। यहाँ से घड़ी जगह 6 बचेगा, 6 का गुणा में कर देंगे 150 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 1250 हो गया, 2 से इसको काट देंगे तो 625 हो जाएगा और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4375 टीवी सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना हो जाएगा, उस पूरे का योग हो जाएगा 7 वर्षों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो एक अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखिए मान लेंगे दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तो मूल संख्या क्या होती है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब बोला गया दहाई का अंक x है तो दहाई का अंक x है, इकाई के अंक y है तो y, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 1 से, तो 1 का गुणा करेंगे तो ना यही संख्या जोड़ देते थे, एक संख्या बन जाती है। देखिए ये चीज़ बना है। तो अंक पलटने पर ये दहाई का अंक जो होता है ये 10 तो यही रहेगा ना, सिर्फ ये पलट देते y यहाँ और ये x यहाँ चला जाता है, बस इतना होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए अंक पलटने पर अब कह रहा है यहाँ पर देखिए बोला गया था 2 संख्या के अंकों में दहाई का अंक इकाई के अंक 3 गुना है। तो पहले तो ये एक प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों में 54 घटा दिया है, जो संख्या है ना उसमें 54 घटा दिया है तो अंक पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये संख्या दहाई का है और ये इकाई का है। ठीक है ना, तो ये दहाई का अंक है और ये कह रहा है कि इकाई के अंक से 3 गुना है, तो इसलिए 3 गुना हो गया, तो ये समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार ये कहता है कि पहला जो मूल संख्या था उस मूल संख्या में से अगर 54 घटा दे तो संख्या पलट जाती है, तो यानी ये हो जाता है प्राप्त। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 10x ऐसे रहेगा, ये वाला x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये y ऐसे रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10y, ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। मैंने अल्फाबेट को एक तरफ कर लिया, अंक को एक तरफ कर दिया। तो 10 में से 1 x जाएगा 9x, y में 10y में से 1 y जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा बराबर में 54, दोनों में से घटाएंगे तो xy इक्वल टू 54 हो जाएगा। ये जाकर इसको 6 बार में काट देगा, समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, अब समीकरण 1 और 2 से मान पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ x का मान यहाँ जो है 3y है, तो x का मान यहाँ 3y रख देंगे, यहाँ 3y y दोनों जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए माइनस में प्लस में, तो यहाँ 3y में से एक बार y जाएगा 2y और बराबर में 6, ये जाकर इसको 3 टाइम्स में काट देगा, आगे y का मान। अब देखिए y का मान जब आ गया तो y का मान समीकरण जो हमने यह माना था 1 इसमें रख देंगे। तो ठीक है ना, तो y का मान जो है इसमें x बराबर हो जाएगा 3 और y का मान 3 आया तो 3 3 का 9। अब मूल संख्या का मान है 10x + y, तो x का मान 9 आया है और y का मान 3 आया था, 10 9 90 और 90 3 93 आ जाएगा मूल संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ सारे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मान लीजिए दोनों क्वेश्चन में से अगर ये नहीं आया तो आ जाएगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अथवा वाले भी करा देता हूँ। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला मैं भी करा दिया, अब मीनार वाला कराऊंगा, इसके बाद ये भी कराऊंगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है ये, इसके पाद बिंदु इसको बोला जाता है, पाद बिंदु से कह रहा है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री है, तो देखिए 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से यहाँ से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला। तो भवन की ऊंचाई तभी ज्ञात हो पाएगी जब इसके बीच की दूरी पता चलेगी, तब लंबा टक्कर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यही करना है। पूरा हमने चित्र यहाँ मान लिया, ये हमारा मीनार हो गया, भवन हो गया ABC और यहाँ D मान लिया, इसका कोण हमने मान लिया यहाँ पर ये 30 हो गया और ये इसके बीच X मान लिया, इसको H मान लिया और इसको 50 मान लिया। चित्र आपको याद रखना। ठीक है ना, अगला देखिए त्रिभुज ABC में, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है ABC में, क्योंकि यहाँ ये वाला इसलिए लगा रहा होता है कि इसकी सहायता से हम ये निकाल सकें। ठीक है ना, जब ये निकल जाते हैं ये लगा देंगे ये सारे त्रिभुज में। तो देखिए त्रिभुज ABC में 60 डिग्री बना रहा है ना, क्योंकि बड़े वाले मीनार की बात कर रहा है, तो ये 60 डिग्री एंगल बना 60 बराबर हो जाएगा, होता है लंब, लंब बचे आधार, तो लंब 50 है और आधार x है, इसका मान करीब 3 होता है बटा रही इतना हो जाएगा, इसका यहाँ जाएगा और ये √3 कहाँ नीचे आएगा, इतना ही रहने दीजिए, इतना मीटर आ गया इसके बीच की दूरी। अब देखिए BCD में अब यहाँ लगाना है, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो इतना h बाई इतना, इसका मान 1 बटा करीब 3 होता है, h बाई x हो जाएगा। x का मान जो है अभी निकला गया है, देखिए इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते h करीब 3 हो जाएगा। x का मान जो अभी निकला है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला, ये मान यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है ना, इसका अगर हम क्या कर दें, अगर ये गुणा यहाँ आ जाए, ये करीब 3 यहाँ आ जाएगा तो गुणा आ जाएगा, तो 3 3 का 9, लेकिन बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, तो ये इसका भाग देंगे तो 16.67 मीटर आ जाएगा इसकी भवन की ऊंचाई, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई समान ऊंचाई वाले, मतलब एक सड़क है उसके आमने सामने समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच
सड़क की एक बिंदु से, जो सड़क होगा ना इनके बीच में, उसका कह रहा है एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, मतलब एक का 60 है और एक का 30 बनता है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई दोनों बताना है, और कह रहा है उनकी भवनों के बीच की, दोनों भवन के बीच की दूरी बताना है। ये कहने का मतलब ये है, आप समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये मान लीजिए दो रास्ता है, यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और एक खंभा यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ऐसे बना नहीं सकता, 3D नहीं है, यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर, यहाँ से इसके बीच की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण जो बनेगा, जो ज़्यादा झुका रहता है उस 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है ना, ये 30 डिग्री का एंगल। और जो ज़्यादा उठा रहता है उस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताना है कि यहाँ पर जब ये पॉइंट है, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इनके भवनों के बीच की ऊंचाई बताना। चलिए देखते कैसे लगाना है। तो आप देख लीजिए, ये दोनों सड़क थे और उनकी ये भवनों की ऊंचाई है, मतलब जो खंभे हैं, खंभे एक का 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री। जो ज़्यादा झुका है कम डिग्री कोण बनाता है, ज़्यादा उठा रहता है वो ज़्यादा डिग्री कोण बनाता है। ABC नाम दिया, और इधर से ABCDE। अब देखिए ये एच दोनों क्योंकि बराबर है, उसने बोला था पूरा जो इसकी चौड़ाई है 80 मीटर है, तो मैंने इसको मान लिया x। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा 80 माइनस x, मतलब जब पूरा 80 है तो आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम कहते हैं पूरा 50 है और ये वाला 10 है, तो 50 में से 10 घटा देते 40, ये नहीं हो जाता। तो हमको जब ये पता है कि ये वाला x है, तो हम 80 में से x घटा देंगे तो पता चलेगा ये कितना होगा। तो यही करना है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h मान लिया हमने, और माना BC जो है, मतलब BC ये वाला, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना। और कह रहा है CD जो है, CD को हमने 80 माइनस x मान लिया। तो देखिए त्रिभुज ABC में, बड़े वाले में, त्रिभुज ABC में 60 डिग्री का बना रहा है। देखिए एंगल 60 डिग्री का बना रहा था, एंगल 60 h बाई, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा h था, आधार हमारा x था। तो ये हो जाएगा करीब 3 और इसका मान h बाई x। इसका देखिए ये जो हो जाएगा, हम इसके बटे में एक मान लेते हैं, h का नाम h, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x करीब 3, इतना मीटर आ गया उसकी ऊंचाई। अब ये रियल ऊंचाई नहीं है क्योंकि x का मान निकालना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा तब ऊंचाई पता चलेगी। अब CDE में तो चलिए इसमें 30 डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री बना होता है ऊंचाई आधार बटे, सॉरी ऊंचाई बटे आधार, जो उसकी हाइट है ये वाला हाइट, और बटे में आधार। तो ऊंचाई इतना था और आधार उसका 80 माइनस x था। इसका मान 1 बटा करीब 3 होता है। h का देखिए, अब हम क्या कर दें, अगर इसका उड़ा इसमें कर दें, इसमें तो 80 माइनस x हो जाएगा, इसका उड़ा इसमें कर देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। h का मान आप देखेंगे यहाँ पर, तो h का मान x करीब 3 आते हैं, यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये वाला तो ऐसे रहेगा, इधर रख देंगे उसका मान, तो 3 का करीब 3 में गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, और x था 3x, ये माइनस में उधर जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में, इसलिए जुड़ के 4x हो जाएगा, इधर 80 बचेगा, 4 इसको जब 20 बार में काट दिए। इसका मतलब ये पता चल गया हमको, जब ये वाला 20 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल गया। तो देखिए हमको पता चल गया, तो BC बराबर इतना है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 20 80 माइनस का 20 घटा देंगे, 60 मीटर आ गया। खंभे की ऊंचाई क्या है, h बराबर x करीब 3 था, x करीब 3, तो x का मान 20 आया, 20 इतना मीटर हो जाएगी, इस खंभे के बीच की ऊंचाई हो जाएगा। बस अगला देखते हैं, कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल जो है काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बेलनाकार है, ठीक है ना, ये बेलन है। इसी बेलन की इतनी ही ऊंचाई की हुई एक शंकु क्या किया जाता है, इसी व्यास का काट के निकाल दिया जाता था। ये क्षेत्रफल बताना है, जो मैंने छायांकित किया इसी का क्षेत्रफल बताना। चलिए देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास था 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1.4 था तो इसके व्यास। तो अब देखिए शंकु तथा बेलन की ऊंचाई तो दोनों की सेम होगी, यानी 2.4 सेंटीमीटर। और शंकु का बेलन तथा त्रिज्या का, दोनों का ये त्रिज्या सेम रहेगा 0.7। तो हमको देखिए जब ये है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले का अगर हम क्या निकाल लें, इस वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें इसमें के। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे बेलन का जो है ना, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला, और इसका वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, दोनों को निकाल के जोड़ दें। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला एरिया कितना है, तो बाहर वाला ये बेलन में आ रहा है और अंदर वाला ये वाला आ रहा है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो ये करने वाले देखिए, लेकिन उसके पहले क्या होता है, इसका जो शंकु का निकालते हैं जिसमें एल की त्रिज्या ऊंचाई एल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ देखिए एल का फार्मूला लगाया हुआ h प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच का मान देखिए 2.4 सेंटीमीटर और आर का मान 0.7 सेंटीमीटर। इसका जो होता है, इसका जब और करेंगे तो 5.74 हो जाएगा, इसका जब करेंगे 0 इतना, दोनों जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसको जब 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 10 लगा देंगे एक अंक पे, तो जाएगा इतना सेंटीमीटर, इसका मान आ गया। अब देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच होता है, शंकु का जो होता है, शंकु का इतना वाला भाग जो होता है ये पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पर एक गोला ऊपर नहीं बन रहा है, ये ऊपर वृत्त, इसलिए पाई आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी पाई आर सब में काम निकालिए, यहाँ से पाई आर निकला तो 2h बचा, यहाँ से निकला तो एल बचा, यहाँ से निकला तो क्या 1/r बचा, ये 22/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2, और एच का मान देखिए 2.4 दिया ही था, एल का मान 2.5 था, आर का मान 0.7 है।
यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर जीरो बढ़ गया। और देखिए यहाँ पर ये 24 दूना 48 दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे, दोनों ये 25 2.5 और 2.7, इन सबको देखिए ये जो है इसको काटेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 10, मतलब एक 7 के नाम 7, एक बचेगा 22/10। और ये देखिए इन सबको अगर हम जोड़ेंगे ना तो 4 2 6 6, और ये देखिए 8 7 15 15 5 जोड़ेंगे तो 20, 15 5 20 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 8, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम 2 से काट के छोटा कर दे 2 से, तो ये 4 बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो ये 5 हो गया, 2 5 10, ये 2 चौका 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या गया 22, और ये इतना ही रहेगा, ये 2 से काट के छोटा गया तो 11 हो गया, और ये 2 से 2 5 10, 2 से 11 बार में कटेगा, 11 8 88, और बटे में 5 इसको भाग देंगे तो 17 इतना सेंटीमीटर, जिन स्क्वायर बोला था इसने, तो लगभग 18 जो है देखा जाए तो किसके सेंटीमीटर के लगभग निकटतम है, तो 18 के 17, और ये लगभग उसी 18 करीब में जा रहा है, इसलिए 18 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से वृत्तीय बेलन के रूप का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तंबू के बनने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। देखिए ये जो है एक बेलन है, इसी बेलन के ऊपर क्या किया गया है, एक शंक्वाकार तंबू रखा गया, मतलब इसे जब बना रहता है, यहाँ पर द्वार रहता है, इसे बनता है, ठीक है ना, तंबू बनता है। तो कह रहा है कि पूरी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, कह रहा है जो बेलन है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, पूरा व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है इसमें पूरा कितना मतलब कपड़ा लगेगा कैनवास, तो हम क्या करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, दिया है तंबू की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, उसको हमने कैपिटल एच मान लिया। व्यास जो है 24 है, तो उसका त्रिज्या निकल जाएगा 12। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो हमने एच मान लिया वो 10 है, इसको कैपिटल एच बड़ा वाला था और ये स्मॉल है क्योंकि छोटा वाला, तो 10 हो जाएगा इसका। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है इसको मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, क्योंकि जब पूरा 15 है, ये वाला 10 हो गया तो 5 नहीं होगा, तो इसलिए 5 हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यल होती है, तो हमको यल निकालना पड़ता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान 5 है, 5 का स्क्वायर और आर का मान 12 था, 12 हो जाएगा। ये 5 का 25 और ये 12 का 144 है, दोनों जो 169 को बाहर निकालेंगे 13 मीटर हो जाएगा इसका यल ऊंचाई। तो पूरे तंबू में बनने वाले कैनवास का बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये शंकु का होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है। दोनों में पाई आर काम निकल गया यहाँ से, यहाँ यल बचा, यहाँ से पाई आर निकला तो 2h बचा। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आर का मान 12 हो गया, यल का मान जो है 13 था, 2 इसे रहेगा, एच का मान 10 हो गया। 10 दूना 20 33 हो जाएगा, 33 अभी 12 ये इन सबका गुणा कर देंगे, 33 का 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 396 पाई और मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पूरा कैनवास, मतलब कितना कपड़ा लगा है। ये था इस चैप्टर का मतलब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। और फिर मैं आपको जो साइंस बच रहा है, साइंस, ठीक है ना, साइंस जो बच रहा है इसका मैं पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, वो भी जो है प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है जल्दी, ठीक है ना। तब तक इतना ही और जय हिंद जय भारत।